बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है मारूजी सवालात की मश्क। शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज जो बार बार दोहराए जाते हैं क्या कहलाते हैं? जी तो बेटा, जैसा कि आपने रदीफ की तारीफ पढ़ी कि शेर के आखिर में ऐसे अल्फाज जो कि हू बहू बार बार दोहराए जाएं क्या कहलाते हैं। इसमें आपने देखना है कि सेम टू सेम हू बहू बार बार दोहराए जाएं, जैसे के दहन पे हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे। तो कैसे कैसे का लफ्ज हू बहू सेम टू सेम जो है वो शेर या मिसरे के आखिर में बार बार दोहराया गया है, तो उसे आप कहेंगे रदीफ। और काफिया और रदीफ में यही फर्क है कि काफिया जो है हम आवाज अल्फाज को कहते हैं, लेकिन ऐसे अल्फाज जो कि शेर के आखिर में हू बहू दोहराए जाएं या बार बार रिपीट किए जाएं उनको रदीफ कहते हैं। ऐसी कहानियां जो सीना बसीना मुंतकिल होती हैं, जिनके मुसन्निफ का कोई अता पता नहीं हो, कहलाती हैं लोक कहानियां। जैसे कि आपने जो है लोक कहानी की डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसी कहानी जिसके मुसन्निफ का किसी को अता पता ना हो और जो सीना बसीना मुंतकिल होती हैं, और इन कहानियों का मकसद लोगों में इसार, मोहब्बत, कुर्बानी के जज्बा जो है वो पैदा करना, परवान चढ़ाना होता है। तो ऐसी कहानी को बेटा लोक कहानी कहते हैं, ठीक है। और ऐसी मुख्तसर कहानी जो जिंदगी के किसी एक पहलू को उजागर करे और जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जाए। जहां भी ये लफ्ज हो कि जिंदगी के किसी एक पहलू को उजागर करे और एक ही नशिस्त में यानी एक सिटिंग में आप उसको पढ़ सके, तो वो क्या कहलाती है? अफसाना। शाबाश बेटा, क्योंकि अफसाना जो है वो इसमें जिंदगी के तमाम जो है वो पहलू या मुकम्मल जिंदगी के बारे में नहीं होता, मुख्तसर होता है और ये फर्जी कहानी होती है और इसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। और नेक्स्ट, ऐसी तहरीर जिसमें किसी शख्सियत के किरदार, किसी शख्सियत किरदार व अफकार, यानी किसी शख्सियत के किरदार, यहाँ पे के का लफ्ज मिसिंग है, मैं दोबारा से इसको रीड करती हूँ। ऐसी तहरीर जिसमें किसी शख्सियत के किरदार, उसके अफकार, खूबियों, खामियों का मुख्तसर जायजा लिया जाए या खूबियों और खामियों के बारे में मुख्तसर बयान किया जाए, क्या कहलाती है? तो ऐसी तहरीर कहलाती है खाका। इसमें यानी आपने खाका की डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि किसी शख्स की जो शख्सियत है, उसके किरदार, उसके अफकार, खूबियों खामियों का मुख्तसर जायजा कि उसका तारुफ हो जाए, लेकिन वो उसकी पूरी जिंदगी की सवाने ना हो, यानी पूरी जिंदगी की दास्तान ना हो, तो वो बेटा क्या कहलाती है? खाका। पाकिस्तान ने T20 मैच का सेमीफाइनल जीत लिया है। पूरी कौम की तरफ से कौमी टीम को मुबारकबाद। यहाँ पे रे का लफ्ज मिसिंग है। ये किस किस्म का अंदाजे बयान है? सहाफती या दफ्तरी? तो ये बेटा ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये दफ्तरी अंदाजे बयान नहीं है, बल्कि ये सहाफती अंदाजे बयान है। जब भी कोई टीम मैच वगैरह जीती है तो खबरों में आमतौर पर इसी तरह से जो है वो अनाउंसमेंट की जाती है, खबर दी जाती है। तो आपने जो 10th की बुक है उसमें जो है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसमें आपने पढ़ा है कि अंदाजे बयान को महजर भी कहते हैं। तो ये किस अंदाजे बयान या महजर का जुमला है? तो सहाफती। नज्म के लुग़वी मानी है शायरी करना या तंजीम व तरतीब। तो नज्म, जैसा कि आपने ग्रेड 7-8 में नज्म व ज़ब्त का टॉपिक भी पढ़ा, तो उसमें आपने पढ़ा था कि नज्म के मानी जो है वो तंजीम व तरतीब के हैं। नज्म के मानी परोना भी है, जैसे तस्बीह में दाने जो है वो तरतीब से परोए होते हैं, इसी तरह से बेटा नज्म में भी जो है अल्फाज को जो है वो नहायत खूबसूरत अंदाज में एक तंजीम के साथ जो है वो पेश किया जाता है। तो नज्म के मानी है तंजीमो तरतीब। गजल किस जुबान का लफ्ज है? तो बेटा गजल अरबी जुबान का लफ्ज है। अपनी जिंदगी की सरगुज़िश्त, हालात वाक़यात खुद बयान करना क्या कहलाता है? तो इसमें बहुत सिंपल है, अपनी जिंदगी की और खुद बयान करना, तो ये आप बीती होगा, ठीक है। और जो ये रुदाद है, ये साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तकरीब, मैच या हादसे, तकरीब में आ जाती है सालगिरह की, जलसा तकसीम नमात, ईद मिलादुन्नबी, इकबाल डे, कायद आज़म डे, या स्कूल में इस तरह का कोई भी जो फंक्शन होता है। इसी तरह से मैच अगर आपने कोई देखा है या हादसा, कोई एक्सीडेंट वगैरह,
تو اس کا جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ بیان کرنا جو ہے وہ کہلاتا ہے روداد۔ کسی موضوع پر اپنے خیالات، احساسات، جذبات کا نثر میں تحریر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تحریری اظہار، لکھ کر اظہار کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ یہ مضمون کے بیٹا کتنے حصے ہیں یہ بھی آپ بچوں کو معلوم ہوگا۔ مضمون کے 3 حصے ہیں، تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ۔ یا اس طرح سے بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے کہ تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ کس صنف نظر کے اہم حصے ہیں؟ تو مضمون کے۔ ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ 5، جیسا کہ آپ بچوں کو پتا ہے، مشبہ، مشبہ بے، اور غرض تشبیہ، وجہ تشبیہ اور حرف تشبیہ، اور ارکان استعارہ 3 ہیں۔ اسی طرح سے نظم یا نثر میں کسی تاریخی واقعہ، قرآنی آیت، قرآنی واقعہ یا حدیث بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ صنعت تلمیح، جیسے کہ شروع میں پچھلے لیکچر میں آپ نے میرے ساتھ پڑھا ایک شعر، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ تو یہ سکندر اور دار الشکوہ جو کہ 2 عظیم بادشاہ تھے، جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، تو اس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی طرح سے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو جو ہے حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کی طرف اشارہ کیا گیا، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی طرح سے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں نمرود نے ڈالا تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، یہ بھی واقعہ کربلا میں گرمی کی شدت اس کا مصرع ہے۔ جماعت دہم میں یہ نظم ہے، مرثیہ جسے آپ کہتے ہیں۔ تو بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، اس مصرے میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا؟ تو بیٹا ابھی تک آپ نے میرے ساتھ صنعت تلمیح، صنعت تکرار کی مشق کی ہے، تو یہ صنعت مبالغہ ہے۔ مبالغہ، صنعت مبالغہ کہتے ہیں بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں گرمی کی اتنی شدت تھی، یہ آپ نے تو یہاں نہیں لکھنا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی دانہ اناج سے غلطی سے زمین پر اناج کا دانہ گرتا تھا تو وہ بھن جاتا تھا۔ تو بیٹا چاہے گرمی جتنی مرضی شدید ہو لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر شاعر نے گرمی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے مبالغہ سے کام لیا ہے، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، کسی چیز کی شدت کو بیان کرنے کے لیے یا کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے۔ بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، اور اسی طرح سے اس کا ایک مصرع یہ بھی ہے کہ کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، کہ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں گرمی کی اتنی شدت تھی کہ گرمی سے جو ہے وہ دریائے فرات کا پانی جو ہے وہ کھول رہا تھا، ابل رہا تھا۔ تو ایسا چونکہ پاسبل نہیں ہے، لیکن کلام میں زور اور شدت پیدا کرنے کے لیے اور موقع کی شدت کو بیان کرنے کے لیے جو ہے شاعر صنعت مبالغہ کا استعمال کرتے ہیں۔ جملے کے کلمات کے باہمی تعلق کو سمجھنا اور ان کا علم رکھنا، یہاں پر ذرا بچے تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ ترکیب نحوی نہیں کہلائے گا۔ اگر جملے کے کلمات کے باہمی آپس کا جو تعلق ہے اس کو سمجھنا، یعنی جو اس کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور ان کا علم رکھتا ہے تو اس کو نحو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ترکیب نحوی نہیں کہیں گے، بلکہ ترکیب نحوی کہیں گے جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا، یعنی آپ یہ بتائیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اور پھر یہ کہ اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، اور پھر ناقص کیا، اور اگر وہ جملہ فعلیہ ہے تو فاعل، فعل، مفعول، متعلق فاعل اور متعلق مفعول کی نشاندہی کرنا۔ تو جملے کے مختلف اجزاء کو الگ الگ کر کے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کی نشاندہی کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ترکیب نحوی۔ لیکن اگر کوئی شخص جملے کے کلمات کے باہمی تعلق کو سمجھتا ہے اور ان کا علم رکھتا ہے تو اس کو نحو کہیں گے، ترکیب نحوی نہیں کہیں گے۔ مریحہ ذہین ہے، موسم خوشگوار ہے، والدہ صاحبہ مصروف ہیں، یہ کون سے جملے ہیں؟ تو جیسے کہ بیٹا آپ لوگوں نے مشق کی ہے، تو ایسا جملہ جس میں کوئی خبر دی ہو اور جس کے دونوں حصے اسم ہوں، جیسے کہ
मरीहा भी इसम है, ज़हीन इसम सिफ्त है, मौसम भी इसम है और खुशगवार होना भी सिफ्त है, वालदा साहिबा मसरूफ है, तो ऐसा जुमला जुमला इस्मिया कहलाता है। जोहरी ने हीरा चुराया, शिकारी ने शेर मारा, अली ने किताब पढ़ी, तो बेटा आपने जिसमें ने का इस्तेमाल हो या कोई काम जो है उसके बारे में बताया हो, किसी काम का करना जाहिर हो, जैसे कि चुराया, मारा, किताब पढ़ी, तो ऐसा जुमला जुमला फेलिया कहलाता है। अगर कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और इसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक ना हो मगर कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर हो, तो ऐसा जुमला क्या कहलाएगा? मजाज मुरसल। एंड द नेक्स्ट वन इज बच्चे ने कान में उंगली दी। मजाज मुरसल की कौन सी सूरत है? कुल बोलकर जुज मुराद लेना या जुज बोलकर कुल मुराद लेना। तो बेटा इसमें कुल बोलकर जुज मुराद लिया गया, यानी कान में उंगली दी, उंगली बोलकर उंगली का कुछ हिस्सा मुराद लिया गया, क्योंकि कान में पूरी उंगली नहीं दी जाती बल्कि उंगली का कुछ हिस्सा जो है वो कान के अंदर डाला जाता है। इसी तरह से उर्दू जुबान में जुबान व अदब में मजाज मुरसल की कितनी सूरतें हैं? तो ये बेटा उर्दू जुबान व अदब में मजाज मुरसल की 24 सूरतें हैं, जिनमें से चंद अहम या मशहूर सूरतों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि जो है वो ज़र्फ बोलकर मजरूफ मुराद लेना, मजरूफ बोलकर ज़र्फ मुराद लेना, कुल बोलकर जुज मुराद लेना, जुज बोलकर कुल मुराद लेना, माजी बोलकर हाल मुराद लेना, हाल बोलकर माजी मुराद लेना। इसी तरह से जो है, लेकिन कुल इसकी 24 सूरतें हैं। चाय चूल्हे पर रखी है किसकी मिसाल है? ज़र्फ बोलकर मजरूफ मुराद लेना या मजरूफ बोलकर ज़र्फ मुराद लेना। तो बेटा ये मजरूफ कहते हैं जो बर्तन के अंदर चीज होती है। तो अब आप देखें, चाय बोलकर यानी हमने जो मशरूब चाय के अंदर जो चीज थी मजरूफ बोलकर ज़र्फ मुराद लिया है, यानी चाय चूल्हे पर रखी है। तो बेटा चाय चूल्हे पर नहीं रखी जाती बल्कि बर्तन चूल्हे पर रखा जाता है, तो मजरूफ बोलकर ज़र्फ मुराद लेना। मतला के बाद आने वाला दूसरा शेर भी हम काफी और हम रदीफ हो तो क्या कहलाएगा? तो बेटा वो मतला सानी कहलाएगा। इसी तरह से सवालात के जवाबात, ये यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव टाइप दिए में, इस तरह से ये आपको सब्जेक्टिव पोर्शन में पूछे जाते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में से काफ़ी और रदीफ अलग अलग करें। तो आई होप कि आप सब बच्चों को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें हुआ और दवा जो है ये काफिया है, और इसकी रदीफ क्या होगी? जी बच्चों शाबाश, इसकी रदीफ है करे कोई। दवा और हुआ काफिया है और करे कोई इसकी रदीफ है। इसी तरह से ये 2 अशार दिए गए हैं। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं, मर्गे जिगर पे क्यों तेरी आंखें हैं अश्करेज, एक सानहा सही मगर इतना अहम नहीं। इसमें से आपने बेटा मतला और मक्ता की निशानदही करनी है। तो आप चाहे कोई अननोन शेर हो, उसमें सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी है कि वो शेर जिसमें काफ़ी और रदीफ मौजूद होगा, तो नो डाउट वो जो है वो गज़ल का मतला कहलाएगा। जैसे इसमें आप ये देखें कि दम और हम, इसमें ये काफिया है और नहीं इसकी रदीफ है। तो चूंकि ये दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं, तो नो डाउट ये गज़ल का मतला है। और मक्ता की पहचान क्या है कि उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो इसमें जिगर तखल्लुस इस्तेमाल किया, लिहाजा पहला शेर जो है वो मतला है जबकि दूसरा शेर जो है वो मक्ता है। और आखिर में 2 सवाल दिए गए हैं, ये बेटा आप खुद सॉल्व करेंगे। नज़म और गज़ल इसका वीडियो लेक्चर में पहले रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। नज़म और गज़ल का फ़र्क बयान करें या शेर और मिसरा की तारीफ करें। जी तो बेटा उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में